नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। साल 2015 जाने को है और 2016 आने वाला है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्नों को लेकर आ रहे हैं। वो 9 चेहरे जिन पर डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, स्किल्ड इंडिया जैसे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की पूरी जिम्मेदारी है। IBN 7 ने यह जानने की कोशिश की कि इस साल पीएम के नवरत्नों ने क्या हासिल किया है और 2016 के लिए उनके क्या लक्ष्य हैं। शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। देश की सड़कों पर होने वाले ये हादसे उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कुर्सी संभालने के बाद नितिन गडकरी ने हर रोज 400 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाली देश की सड़कों को दुरुस्त करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ये सड़क हादसे देश की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। गडकरी का मकसद है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाकर देश में सड़क हादसों को कम से कम किया जाए। सुनिए खुद नितिन गडकरी अपने रिपोर्ट कार्ड में आपके सामने क्या रख रहे हैं। हमारे इसमें जो नेशनल हाईवे की जो लेंथ 96,000 किलोमीटर थी उसको बढ़ाकर हम 1.5 लाख किलोमीटर कर रहे हैं। मेरा एक ही दुख और दर्द है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ये कम से कम 50% अगर ये मौतें अगर मैं कम कर सकूँगा तो मेरा जो बहुत बड़ा काम होगा। और इसलिए देश के एक्सीडेंट्स को कैसे कम करें, राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या बढ़ाए, उसकी रुंदी बढ़ाए, रोड सेफ्टी के लिए कुछ निर्णय करें, ड्राइविंग लाइसेंस की पद्धति तैयार करें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में निरपराध लोगों की जो हत्याएं हो रही है, ये जो एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है, उसको कम करें। सड़क सुरक्षा को लेकर गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल पर जोर दे रहे हैं। इस बिल में दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अच्छी बातें शामिल की गई हैं। धौला कुआं से मानेसर 70 किलोमीटर हम हवा में चलने वाले एक मेट्रो सिस्टम का काम मैं निश्चित रूप से 26 जनवरी के लिए कोशिश कर रहा था, पर जनवरी एंड होने के बाद फरवरी में निश्चित रूप से ये काम शुरू करूंगा, जो देश में एक रिवोल्यूशन होगा। अगर ये सक्सेस स्टोरी बनेगी तो देश के ट्रांसपोर्ट के आयाम निश्चित रूप से बदल जाएंगे। नए साल पर नितिन गडकरी का लक्ष्य है भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पर्यावरण के मुताबिक बनाना। सब मेट्रो सिटीज़ के जो ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन के प्रॉब्लम है, मैं इस देश को जो प्रधानमंत्री का संदेश है स्वच्छ भारत, उसको मैं प्रदूषण मुक्त भारत जोड़ना चाहता हूँ। और आने वाले 2000 साल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, बायोडीजल और बायो CNG पर हमारी गाड़ियाँ, हमारी बसेस, हमारी कार चले, ये मेरी कोशिश है। नितिन गडकरी चाहते हैं कि देश में हाईवे निर्माण अगले 2 साल में 30 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से होने लगे। यूपीए शासन में यह रफ्तार सिर्फ 3 किलोमीटर प्रतिदिन थी। पिछले 1.5 साल में इसे 13 किलोमीटर प्रतिदिन तक ले आया गया है। मंत्रालय में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, अगर उनकी बात करें तो जिन सड़कों की कीमत वसूली जा चुकी है वहां पर टोल टैक्स खत्म किया जा रहा है। अब तक केंद्र सरकार 62 टोल प्लाजा खत्म कर चुकी है। जिन टोल प्लाजा पर ज्यादा जैम लगता है उन्हें भी हटाया जा रहा है। नेशनल हाईवे टोल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम बनाया जा रहा है। हर टोल प्लाजा पर इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में 3,80,000 करोड़ के 280 प्रोजेक्ट्स टकअप हुए थे। हमने लगभग, मैं 100% नहीं कह सकता, पर 95% सफलता हासिल की। जो लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सब प्रॉब्लम थे, बैंकों के प्रॉब्लम थे, लिटिगेशंस थे, उसको सुलझाकर वो प्रोजेक्ट लाइन पर आए हैं। और मेरी कोशिश थी कि दिसंबर एंड तक मैं 100% पूरा क्लियर करूँगा। अब मुझे पता नहीं हो पाएगा या नहीं पाएगा, पर हम करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है। लक्ष्य मुश्किल भले ही हो, लेकिन नामुमकिन नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन तक में गडकरी एक क्रांति लाना चाहते हैं। देश भर में हादसों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1033 की शुरुआत की जा रही है। अब देखना ये है कि साल 2016 में उनके किए कितने वायदे पूरे होते हैं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और अब बात करते हैं नवरत्नों में से एक और रत्न केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की। इस साल कॉल ड्रॉप को लेकर देश भर की नजर उन पर रही। 2015 में अपने काम का आकलन
वो खुद कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और उनसे खास बातचीत। रविशंकर प्रसाद, मैं रविशंकर केंद्रीय प्रसाद, टेलीकॉम मंत्री। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की कमान रविशंकर प्रसाद के ही हाथों में है। टेलीकॉम मंत्री बने 19 महीने बीत रहे हैं। IBN 7 ने रविशंकर प्रसाद से उनकी रिपोर्ट कार्ड मांगी, उन बड़े कामों के बारे में पूछा जो उन्होंने साल 2015 में निपटाए हैं। रविशंकर प्रसाद से सुनिए IBN 7 पर दिया गया उनका रिपोर्ट कार्ड। सबसे बड़ी सफलता है संचार भवन की छवि को बदलना। 2G घोटाला वही होता था। आज अमिताभ जी आपका संचार भवन में स्वागत है, वहां आपको एक भी बिचौलिया मिडिलमैन नहीं मिलेगा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ 1,10,000 करोड़ का, देश के इतिहास में सबसे अधिक, जिसको कुछ लोगों ने जीरो लॉस थ्योरी बताया था। आज मैं आपसे कह सकता हूं BSNL अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में गई तो 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था। जब 10 साल बाद हम दोबारा आए तो वो 8,000 करोड़ के लॉस में था। आज 1 साल के महीने के बाद वही BSNL ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया 672 करोड़ रुपए के। साल 2015 में रविशंकर प्रसाद का मंत्रालय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कॉल ड्रॉप को लेकर। कॉल ड्रॉप से परेशान लोगों को राहत देने के लिए बाकायदा आंदोलन चले। रविशंकर प्रसाद का दावा है कि उनके मंत्रालय की सख्ती से अब कॉल ड्रॉप में काफी कमी आई है। कॉल ड्रॉप पर मैं बहुत सख्त हूं। जो प्राइवेट प्लेयर्स पहले कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, आज चाहे वो वोडाफोन हो, उसके इंटरनेशनल CEO पब्लिकली माफी मांग रहे हैं और बाकी कह रहे हैं हमसे गलती हुई है। उन्होंने काफी टावर्स लगाए हैं और लगाना बाकी है, तो ये चीज सुधरे, ये हमारी कोशिश है। देश में इस वक्त 98 करोड़ मोबाइल धारक हैं। जाहिर है कॉल ड्रॉप पर सरकार की सख्ती का सीधा फायदा 98 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। 2016 में रविशंकर प्रसाद के बड़े लक्ष्यों में से है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। BSNL के बाद अब MTNL को घाटे से उबारना। देश के सभी डाकघरों को डिजिटल क्रांति से जोड़ना। पोस्टल विभाग के विकास में बहुत खुश हूँ। स्पीड पोस्ट को CAG ने 8 प्रदेशों की परख के बाद सबसे बेस्ट कोरियर सर्विस डिक्लेयर किया है। और वहाँ जल्दी ही हम बैंकिंग शुरू करने वाले हैं। दुनिया की 23 बड़ी बड़ी भारत की फाइनेंशियल कंपनियां, वर्ल्ड बैंक से लेकर बार्कलेस, ICICI, उनके साथ अलायंस करना चाहती हैं। मेरे पास जो 1,25,000 ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है, सबको मैं हैंडल डिवाइस देने जा रहा हूँ ताकि वो ई-कॉमर्स, ई-इंश्योरेंस, ई-टिकटिंग करें। एक जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जिसकी पूरी प्रक्रिया तैयार हो गई है, कि छोटे शहरों में कॉल सेंटर BPO खोले। मेक इन इंडिया पर भी रविशंकर प्रसाद का खासा जोर है। उनके मुताबिक टेलीकॉम क्षेत्र में बीते साल 1,16,000 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ है। ये निवेश देश में डिजिटल क्रांति को और आगे बढ़ाएगा और साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। कॉल सेंटर्स BPO, कॉमन सर्विस सेंटर्स और ग्रामीण पोस्ट ऑफिस 1.25 लाख, ये सब मिलकर डिजिटल इंडिया को जमीन तक पहुंचाएंगे, जिसमें ई-स्वास्थ्य, ई-सेवा, ई-शिक्षा, ई-कॉमर्स और भारत एक मजबूत बनेगा। इसके आधार पर जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हम चाहते हैं कि मोबाइल में लोगों का गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो, वो हमारी कोशिश है। अभी तक जो काम हुआ है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे और आगे काम करना है। तो 16 का वर्ष उस काम की गति को और आगे किया जाएगा। 2016 से रविशंकर प्रसाद को बहुत उम्मीदें हैं और देश के लोगों को उनसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक रविशंकर प्रसाद 2016 में अपने लक्ष्य तक कितने पहुंच पाते हैं, इसका देश भर को इंतजार है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और अब बात मोदी के एक और मंत्री की जिन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा 2014 में पहली बार सांसद चुने गए और पहली बार में ही मंत्री बना दिए गए। 2015 में महेश शर्मा के बड़े काम क्या रहे हैं और 2016 को लेकर उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या मकसद हैं, इस पर भी हमने उनसे खास बातचीत की। महेश शर्मा केंद्रीय पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री और उड्डयन राज्य मंत्री, यानी 2 मंत्रालयों के कैबिनेट और 1 मंत्रालय के राज्य मंत्री। सुनिए पर्यटन मंत्री के रोल में महेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड। पर्यटन की दृष्टि से भारत
65वें स्थान पर था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, अब हम 52वें स्थान पर आए हैं। हमने 25 मॉन्यूमेंट्स ऐसे और पर्यटक स्थल ऐसे छांटे जिन पर हमने सुविधाएं शुरू करी हैं। आंकड़े भी महेश शर्मा का साथ दे रहे हैं। उनके मंत्रालय का कमाल है कि नवंबर के महीने में ई टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आने वाले पर्यटकों में 2700% का इजाफा हुआ है। अब सरकार दुनिया के 113 देशों के नागरिकों को देश के 16 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ई टूरिस्ट वीजा दे रही है। यही नहीं, इन टूरिस्टों के लिए नई हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की जा रही है। एक हेल्पलाइन हम लोगों ने शुरू करी है 1363, जिसके माध्यम से अभी वो 2 भाषाओं में है, वो 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। यानी कोई चाइनीज़ टूरिस्ट अगर या जापानीज़ टूरिस्ट अगर कहीं गर्दिश में है तो वो अपने भाषा के अंदर उसे जवाब मिलेगा और उसे सहायता मिल जाएगी। जैसे ही आदमी इमिग्रेशन काउंटर पर आता है उसे एक वेलकम कार्ड मिलता है जिसमें डूज एंड डोंट्स हम उसको सुझाव देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें भारत में जब आप पर्यटक रहें तो ध्यान रखनी चाहिए। संस्कृति मंत्री के तौर पर भी महेश शर्मा देश के 34 अहम संस्थानों को एकजुट कर रहे हैं। मकसद ये कि भारत की धनी संस्कृति को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जाए। वहीं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के तौर पर महेश शर्मा के मंत्रालय की एक और कामयाबी सुर्खियों में है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एयर इंडिया मुनाफे में आई है। पहली बार मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एयर इंडिया ऑपरेशनल प्रॉफिट में, हमें विरासत के अंदर काफ़ी लॉसेस के साथ मिली थी और पहली बार वो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में है। लेकिन उड्डयन मंत्रालय में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वक्त की पाबंदी रखते हुए मुनाफे को और बढ़ाना है। ऐसे में IBN 7 ने महेश शर्मा से पूछा 2016 में उनके लक्ष्य क्या हैं? पर्यटन की दृष्टि से कहें तो पर्यटन अभी हम 0.68% हम पर्यटक हम देश में ला पाते हैं। हमारा टारगेट है कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम इसको कम से कम विश्व का 1% पर्यटक ले जाएं। 1,22,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम कमाते हैं, जो हमारे GDP का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 6.8% तक बनता है। हमारा टारगेट है कि इसको हम 1.5 गुना कम से कम करें। महेश शर्मा लोगों से सीधे जुड़ने वाले 3 अहम मंत्रालयों के मंत्री हैं। 2016 में महेश शर्मा अगर अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं तो ये विदेश में भारत की साख भी बढ़ाएगा। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं PM के इन नवरत्नों का नया साल कैसा होगा और इस साल में इन्होंने क्या कुछ किया है का रिपोर्ट कार्ड भी इनसे पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की कामयाबी बहुत कुछ टिकी हुई है स्किल इंडिया कार्यक्रम पर। ऐसे में स्किल इंडिया मिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव रूडी का क्या लक्ष्य है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे अहम प्रोजेक्ट कौशल विकास की जिम्मेदारी राजीव प्रताप रूडी पर ही है। जिस देश की 54% आबादी 25 साल से कम उम्र की हो, जिस देश की 62% आबादी 15 से 60 साल के बीच की हो, वहां अगर सिर्फ 3% लोगों ने स्किल ट्रेनिंग ली है तो चिंता की बात होगी ही। ये आंकड़े इसलिए भी परेशान करने वाले हैं क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में 80% से ज्यादा लोग स्किल ट्रेंड हैं। ऐसे में कौशल विकास मंत्रालय संभाल रहे राजीव प्रताप रूडी से IBN 7 ने उनकी रिपोर्ट कार्ड मांगी। सुनिए साल 2015 में राजीव प्रताप रूडी ने क्या लक्ष्य हासिल किए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि भारत सरकार और राज्य सरकारों में भिन्न भिन्न प्रकार से स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था। एक रूपता नहीं था, मानकता नहीं था। हमने नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में 1 से 10 के बीच में जो मानक स्थापित किए हैं और हर चीज़ के लिए सिलेबस बनाया जा रहा है। कौशल विकास मंत्रालय देश के सबसे नौजवान मंत्रालयों में से एक है। सरकार के ज्यादातर मंत्रालय 50 से 60 साल तक पुराने हैं। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी के सामने चुनौती थी शून्य से इस मंत्रालय को खड़ा करने की। रूडी की माने तो उनके मंत्रालय का सबसे ज्यादा ध्यान देश के असंगठित क्षेत्र पर है। हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग 50 करोड़ लोग, विशेष रूप से वो लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं,
कृषि के क्षेत्र में हैं और देहाती क्षेत्र में हैं, उनको कौशल दे करके इस योग्य बनाना कि रोजगार में। हम लोगों ने पिछले 69 वर्ष में या आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। शिक्षा बहुत आवश्यक है, हम सबको मानते हैं, लेकिन हो सकता है 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा या 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है कि आपको रोजगार दिला सके। लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा अगर 10 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो रोजगार दिलाने की सक्षम है। और आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो समाज का सबसे निचला हिस्सा है, उस बड़े तबके में वैसे लोग जिसकी आमदनी बिल्कुल 1000, 1500, 2000 लगभग नगण्य है, वैसे लोगों को उठा करके उसकी आमदनी 10, 15, 20 हजार की ओर पहुंचा सके। भारत के युवाओं का बड़ा वर्ग 2040 के बाद स्किल डेवलपमेंट की उम्र को पार कर जाएगा। ऐसे में इस नए बने मंत्रालय के पास इतने बड़े काम को पूरा करने के लिए वक्त भी बहुत कम है। इसीलिए अब 2016 में राजीव प्रताप रूडी का मंत्रालय अपनी योजना में देश के हर सांसद को जोड़ने जा रहा है। सबसे बड़ा अभियान है कि देश के हर सांसद के क्षेत्र में अगले 6 माह के भीतर एक ऐसा मल्टी ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहां सांसद के देखरेख में सांसदों की समीक्षा के तहत ऐसे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास मंत्रालय जल्द ही देश में कई कौशल यूनिवर्सिटीज भी खोलने जा रहा है। मंत्रालय राज्यों के साथ भी तालमेल बैठा रहा है। मकसद ये कि देश के उस तबके को रोजगार मिले जो हमेशा से वंचित रहा है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। किसानों का क्या होगा? प्रदूषण से लड़ने के लिए हम क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले साल में कैसे रहने वाले हैं? थोड़ा सा इंतजार करिए, इन सब के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि पीएम के नवरत्नों में से 5 और मंत्रियों की बात होगी थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, पीएम मोदी के नवरत्नों का नया साल। यह कोशिश है आप तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के 9 बड़े चेहरों का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने की। हम इस कार्यक्रम में किसी मंत्री को नंबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद मंत्री अपने काम का आकलन कर रहे हैं। बीते साल में उन्होंने क्या किया है और आने वाले साल में उनके क्या लक्ष्य हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर आपके जहन में बहुत से सवाल हैं, तो अब बारी है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री। इस साल जनवरी में पूरे देश में लागू की गई डायरेक्ट कैश सब्सिडी योजना की बड़ी कामयाबी का श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को ही जाता है। इस योजना ने LPG वितरण में होने वाली धांधली को काफी हद तक खत्म कर दिया। जो लोग गैस सब्सिडी लेना चाहते हैं, उनके बैंक अकाउंट में सीधे रकम ट्रांसफर हो रही है। IBN 7 पर धर्मेंद्र प्रधान से ही सुनिए साल 2015 में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। सबसे बड़ा जन वितरण प्रणाली को हमने, उसके अंदर जो सब्सिडी दिया जाता है उसको सीधा सीधा बैंक के खाते पे सब्सिडी पहुंचे। लगभग 14.5 करोड़ ग्राहकों के पास प्रत्यक्ष लाभ उनकी बैंक खाते तक पहुंचाना, मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा जनहितकारी कदम हम लोग उठा पाए। और ये सबसे बड़ा ये सब, इसीलिए हमको हमारी इस पहल को, विभाग की इस पहल के नाम पे चलने वाले कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी स्वीकृति दिया। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के बाद घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की मांग उठी है। IBN 7 से खास बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 1.5 साल में 20 बार पेट्रोल और 16 बार डीजल की कीमत कम की गई है, लेकिन राज्यों के टैक्स की वजह से इसका फायदा जनता को नहीं मिला। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक वो राजस्व बढ़ाने के साथ ही उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अपने मंत्रालय की पहल पर योजना की इस कामयाबी से भी धर्मेंद्र काफी उत्साहित हैं। 9 महीने में लगभग 55 लाख लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दिया। हमने ये कहा था तब जब सब्सिडी लोगों को छुड़वाया, तब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमने जो सब्सिडी आप लोगों से छुड़वाएंगे, इसी को हम तिजोरी में नहीं रखेंगे, किसी गरीब के घर में उसको पहुंचाएंगे। आज के दिनों में लगभग देश में 46 लाख लोगों के घर में, 55 लाख लोग छोड़े, 46 लाख लोगों के घर तक हमने सब नया LPG कनेक्शन BPL कैटेगरी के लोगों के अंदर हमने पहुंचाया है।
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मचे हाहाकार के बीच धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोल डीजल से होने वाले नुकसान को लेकर भी गंभीर हैं। उनका दावा है कि अप्रैल 2016 तक देश भर में BS4 मानक लागू हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की कोशिश है कि वो देश में 2020 तक BS6 मानक लागू कर पाएं। दिल्ली जैसे शहरों में जो पोल्यूशन एक बड़ा चिंता की विषय बनी है, एक सामाजिक समस्या करके उभरी है, उसमें हमारे विभाग की जो योगदान है, CNG की यहाँ अवेलेबिलिटी बढ़े, हमारे पास 68 लाख खपत करवाने की व्यवस्था है, उसके लिए जो ढांचा और आवश्यकता है, जो टैक्स पैटर्न में और सहूलियत की आवश्यकता है, वो सारे संबंधित लोगों से हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। हम तो तैयार है, अगर दिल्ली में सभी के घर में सभी गाड़ियों में CNG पहुंचाने के लिए हमको जवाबदेही दिया जाए, हम पहुंचाने के लिए तैयार हैं। पेट्रोलियम मंत्री का मकसद अब देश को ईंधन सुरक्षा देने का है, एक ऐसी सुरक्षा जिसमें देश के हर शख्स को सेहत भी मिले और सुरक्षित ईंधन भी। 27 करोड़ घर है, अभी LPG ग्राहक 16 करोड़ है। मैं मानता हूं उसमें से 2-3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में अभी भी 2-2 सिलेंडर है। अगर मैं 14-15 करोड़ भी सही ग्राहक मानूं, हमारी लक्ष्य है और 11-12 करोड़ लोग बचते हैं जिनके घर में एक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक देश में अब भी जलावन के तौर पर लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से हर साल 5 लाख से ज्यादा महिलाओं की मौत होती है। उनकी कोशिश है कि आने वाले साल में वो इन आंकड़ों को कम कर पाएं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और 2015 में अगर कोई मुहिम पूरी दुनिया में छाई रही, सिर्फ हिंदुस्तान के लिहाज से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो बड़ी चिंता रही वो है पर्यावरण को बचाने की। देश में भी इस मुद्दे पर काफी हलचल रही है। ऐसे में देखते हैं कैसे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपने काम का ब्यौरा सामने रख रहे हैं और आने वाले साल में उन्होंने क्या लक्ष्य अपने सामने रखे। प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच देश की हवा में फैलते जहर को कम करने की महती जिम्मेदारी है प्रकाश जावड़ेकर पर। हाल ही में पेरिस में हुई क्लाइमेट समिट में भारत का दबदबा सभी ने देखा। IBN 7 से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने 2015 के बड़े कामों में पेरिस सम्मेलन का जिक्र किया। पेरिस में भारत के हितों की रक्षा हुई, भारत की जो चिंताएं थी उसका समाधान हुआ और उससे ज़्यादा हमारे विकास के लिए और गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम के लिए जो अवसर चाहिए था वो अवसर पूरा मिला है और दुनिया से थोड़ी सहायता भी मिलने की उम्मीद बढ़ी है। तो ये पेरिस की विशेषता, एक दुनिया में भारत का डंका बजा। प्रकाश जावड़ेकर का दावा है कि सरकार की कोशिशों के बाद अब देश में जंगलों का दायरा घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल में इजाफा हुआ है। अब सरकार सैटेलाइट के जरिए जंगलों पर नजर रख रही है। जावड़ेकर के मुताबिक सरकार औद्योगिक प्रदूषण से भी बहुत सख्ती से निपट रही है। 17 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो बहुत पोल्यूशन करते हैं, फैलाते हैं, उनमें 2400 यूनिट है, 2400 इंडस्ट्रीज है। उसमें से 1800 इंडस्ट्रीज को आज 24/7 मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बिठाया है। 150 की लिमिट है। प्रकाश जावड़ेकर ने अपने मोबाइल पर लगातार आने वाले मैसेज भी हमें दिखाए। अब हर 15 मिनट पर सरकार को ये जानकारी दी जाती है कि कौन से उद्योग ने नियमों को तोड़ा है। ये एक रेवोल्यूशन है हमने कि SMS अलर्ट अभी आया है। इंडस्ट्री नेम श्री जय ज्योति सीमेंट बंगलोर, ऐसे 1800 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का डाटा हर 15 मिनट में अपडेट होता है। हमें अलर्ट आता है, उनको अलर्ट जाता है, नोटिस होता है। एक नई क्रांति की है। हाल के दिनों में सरकार ने प्रदूषण से निपटने के मानकों को भी बदला है। हाल ही में अलग अलग शहरों में प्रदूषण का स्तर बताने वाली वेबसाइट्स को भी लॉन्च किया गया है। जावड़ेकर के मुताबिक इससे लोगों में भी जागरूकता आ रही है।
खास तौर पर देश की राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार 2016 में 3 बड़े फैसले लेने जा रही है। मोदी सरकार ने 3 बड़े निर्णय लिए। पहला तो फ्यूल की क्वालिटी बदलकर कम प्रदूषण होगा ऐसा फ्यूल देना, उसका 2017 में यूरो 4, यूरो 5 19 में और यूरो 6 21 में। वैसे ही वाहनों की भी स्थिति बदलेगी और उसके कारण प्रदूषण एकदम कम हो जाएगा। पहले जो 2 बाईपास की चर्चा केवल 10 साल हुई, अब बाईपास का काम प्रधानमंत्री ने खुद शुरू कराया और बाईपास एक साल में होगा, दूसरा 2 साल में होगा और दोनों मिलकर दिल्ली में न आने वाला एक भी वाहन दिल्ली में नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने हर साल पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने वाले खेतों पर भी अपना रुख कड़ा किया है। इसी का नतीजा है कि इस साल खेत जलाने से होने वाले प्रदूषण में 30% की कमी आई है। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक पर्यावरण में सुधार के लिए राज्यों को भी हर मुमकिन मदद की जा रही है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। तरक्की करना है तो विज्ञान और तकनीक का साथ बहुत जरूरी है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आती है शांत और सरल स्वभाव के माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कंधों पर। पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक डॉक्टर हर्षवर्धन कैसे कर रहे हैं अपने काम का आकलन और क्या है 2016 में उनके सामने चुनौतियां, देखिए उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पेशे से चिकित्सक, लेकिन जिम्मेदारी देश में विज्ञान की सेहत सुधारने की। IBN 7 ने डॉक्टर हर्षवर्धन से 2015 में उनके बड़े कामों के बारे में पूछा। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक साल 2015 में नैनो तकनीक पर रिसर्च में देश अब 3रे नंबर पर पहुंच गया है। वैज्ञानिक रिसर्च पेपर छपने के मामले में अब भारत 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा आधुनिक उपकरणों की मदद से उनके विभागों ने मौसम से जुड़ी 100% सटीक भविष्यवाणियां की हैं। किसानों को और मछुआरों को जो जानकारियां देते हैं, किसान को कब वो अपना बोए, कब वो काटे, कब जो है वो किस किस प्रकार से अपने आप को जो आने वाली वर्षा इत्यादि से बचाए, इन सब जानकारियों को सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके हम करोड़ों किसानों को भी दे रहे हैं और करोड़ों फिशरमैन को भी दे रहे हैं। देश भर के डेटा की पड़ताल के लिए शुरू किया गया सुपर कंप्यूटिंग मिशन अब लगभग पूरा होने को है। स्टेम सेल रिसर्च, मलेरिया डेंगू वैक्सीन, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी पर उनका मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। यही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत की धमक बढ़ी है। पिछले 1 साल में बहुत सारी चीज़ों को एक नई दिशा देते हुए 30 मीटर टेलीस्कोप है जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जो अमेरिका, कनाडा और जापान के साथ मिलकर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका जो आप समझिए कि 1300 करोड़ में जो मेजॉरिटी जो हार्डवेयर है वो भारत प्रस्तुत कर रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि विज्ञान और रिसर्च की प्रक्रिया लगातार होती है, इसीलिए इसे समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, वैज्ञानिकों को नई तकनीक की खोज के लिए नई ऊर्जा मिलती रहे, पूरे संसाधन मिलते रहें, माहौल मिलता रहे और पैसे की कमी न हो, वो इस पर 2016 में और ज्यादा जोर देंगे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। तकनीक विज्ञान जरूरी है, लेकिन भारत किसानों का देश कहा जाता है, गांवों का देश कहा जाता है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसानों और गांवों के विकास के लिए क्या कर रहे हैं मोदी के नवरत्न। बात होगी राधा मोहन सिंह और चौधरी बीरेन सिंह। पीएम के नए नवरत्नों के नए साल की हम बात कर रहे हैं। नए साल में किस तरह की चुनौतियां उनके सामने और बीते साल में उन्होंने क्या कुछ किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड वो खुद IBN 7 के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं देश के किसानों की, कृषि की, जिसका मुद्दा बार बार उठता है, लेकिन किसानों की हालत क्या है इसको लेकर चिंता बनी रहती है। राधा मोहन सिंह पर यह बड़ी जिम्मेदारी है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने साल 2015 में क्या किया और 2016 में उनके लक्ष्य क्या है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। राधा मोहन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री। जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती से जुड़ी हो,
जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक हो, उस देश में कृषि मंत्री के लिए चुनौतियां कम नहीं। ऐसे में IBN 7 ने कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से पूछा साल 2015 में उनके कामकाज का लेखा जोखा। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि सरकार ने सब खेत पर पानी पहुंचाने की दिशा में अपनी गति को तेज किया है और 150 जिलों के लिए तो हमने अफसरों को भी ट्रेंड किया है। बीते एक साल में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाने की मुहिम भी तेज हुई है। राधा मोहन सिंह के मुताबिक इसके लिए राज्यों की भी पूरी मदद की गई है। 16 तक हम निश्चित रूप से देश के 5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे पाएंगे और फिर 17 आते आते हम देश के 13.5 करोड़ किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दे पाएंगे, ताकि किसानों को ये पता चले कि उसके पास जो जोत है, जमीन है, कौन सी बीमारी है, कितनी दवा देनी है, कौन सा कितना खाद देना है। आने वाले महीनों में कृषि मंत्रालय की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कृषि मंत्री का लक्ष्य देश भर में फैले 643 कृषि विज्ञान केंद्रों को और आधुनिक बनाना है। कृषि विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है। खेती से जुड़ी जानकारियों को किसानों तक आसानी से पहुंचाने की भी कोशिश है। देश के हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, हर खेत को पानी मिले और किसानों का जो उपज होता है उसका उचित मूल्य मिले। इसी लक्ष्य को लेकर हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी गांव में हो, वहां के गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार के लिए क्या कर रही है सरकार और इनके विकास की अहम जिम्मेदारी है चौधरी वीरेंद्र सिंह पर। देखते हैं वो किस तरह कर रहे हैं अपने काम का आकलन। चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, स्वच्छता और पेयजल मंत्री। कुल मिलाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्र सरकार के कई भारी भरकम मंत्रालयों की कमान संभाल रहे हैं। IBN 7 ने चौधरी वीरेंद्र सिंह से उनके साल भर के कामकाज का ब्यौरा मांगा। पिछले सालों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जितना भी काम हुआ, यानी विकास की मैं दर बता रहा हूँ कि ये कहा जाता था कि हर रोज 63 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनती है। हमने उसको एक साल के समय में 100 पे पहुंचा दिया। 2016 के लिए भी वीरेंद्र सिंह के मंत्रालयों के पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। मकसद ये कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। हम जो मूलभूत जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उन गांव के अंदर, चाहे वो 5 गांव हैं, 10 गांव हैं, उनके अंदर उस मूलभूत ढांचे को बनाएंगे कि 24 घंटे वहाँ बिजली की सप्लाई हो, 24 घंटे पीने के पानी की व्यवस्था हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह का जोर देश के हर गांव में लोगों को पक्की छत देने का है। इंदिरा आवास योजना के तहत जहां पहले 70,000 रुपए की मदद की जाती थी, अब इस मदद को 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। अब 2016 बताएगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी उतर पाती हैं और कितना असर दिखा पाती हैं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। पीएम मोदी के नवरत्न अपने लक्ष्य तक पहुंचे। शुभकामना के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही।